Assalamu alaikum dear students, this is Imtiaz sir, mathematics lecture second on relations and functions. बेटा हमने कल इसका इंट्रोडक्शन देखा था, आज भी हम वही इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा था इसमें, हमने ऑर्डर पेयर पढ़े थे, इसमें हमने ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़े थे, हमने फिर कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ा था। आज हम कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स पढ़ेंगे, तो फिर इस पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पढ़ेंगे बेटा। फिर मैंने एक रिमार्क के तौर पे भी बोला था आपको कल, अगर एक सेट में एक सेट n हो कोई सेट A होगा, उसमें n एलिमेंट्स होंगे या m एलिमेंट्स होंगे। अगर दूसरा सेट होगा B, उसके में m या n एलिमेंट्स होंगे, तो A क्रॉस B में होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन करके। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था अगर एक सेट होगा हमारे पास अगर एक सेट है, इसमें हमें A B 2 एलिमेंट्स है, और मेरे पास दूसरा सेट है A, इसमें है 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूँ आपको हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन A क्रॉस B, तो आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे है n ऑफ A, ये 2 है। आप यहाँ पे बोलोगे n ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज हाउ मेनी 5। तो अगर मैं बोलूँ हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, सेम होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। A में कितने हैं बेटा, या सेम होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मल्टीप्लाई n ऑफ A। अब यहाँ पे कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, ये 2 है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ। ये सेम होगा 5 इंटू 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स या इंटीजर्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है, तो ये 10 आएगा। तो इस कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो भी सेट होगा, उसमें कितने 10 एलिमेंट्स होंगे। ये मैंने रिमार्क के तौर पे फिर आपको समझाया था। आज हम देखेंगे कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 सेट्स होंगे, अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे, पहले मैं एक एग्जांपल कराऊंगा फिर से कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, आप बड़े अच्छे से देख लेना, मेरे पास सेट है, इसमें A B C है, और दूसरा सेट मेरे पास B है, इसमें एलिमेंट पाई एंड E है। कोई एलिमेंट पाई और ये E है, E इज ए आइलर्स कांस्टेंट, या ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको बेटा आप A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B निकालो, आप बोलोगे सर ये भी सेट होता है, और इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, मैंने कल ही बोला था आपको, ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इसका एक तरीका है निकालने के, आप ऐसे एरो डायग्राम से इसको निकाल सकते हो। ये यहाँ पे A लिखोगे, फिर A में कौन कौन एलिमेंट है, A में A है, B है, C है, और यहाँ पे एक और सेट एरो यहाँ पे डायग्राम लगाओगे, इसमें इसको B बोलेंगे, तो B में कौन कौन सा एलिमेंट है, पाई एंड E। अगर मैं बोलूँ आपको हाउ टू फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स, तो क्योंकि मैंने आपको बोला है अभी A क्रॉस B, A कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू B। फ्रॉम, यहाँ पे मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम फ्रॉम A टू B करेंगे। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। A को आप इस तरह, A जाएगा पहले पाई के साथ, फिर A जाएगा E के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ये चीज़ें, यहाँ पे लिखूँ, पहले A गया किसके साथ, ऑर्डर, क्योंकि मैंने बोला, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि कार्ड्स एंड प्रोडक्ट के एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कार्ड्स एंड प्रोडक्ट 2 सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू B। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएगा A जाएगा किसके साथ, पाई के साथ, फिर A गया किसके साथ, E के साथ, फिर ऐसे ही B किसके साथ जाएगा, पाई के साथ, B भी जाएगा E के साथ। तो यहाँ पे इसके बाद आएगा B कामा पाई एंड B कामा E, ओके। इसके बाद C भी जाएगा पाई के साथ और C जाएगा E के साथ। तो इसका मतलब क्या है, C कामा पाई एंड C कामा E, ये हो गए इसके ऑर्डर पेयर्स। अगर मैं कभी आपको बोलूं, अगर मैं इसी एग्जांपल में आपको बोलूं B क्रॉस A निकालो, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, तो इसमें क्या करोगे आप काम, इसमें भी ऐसी एरो डायग्राम आप लगाओगे, इसमें भी आप एरो डायग्राम लगाओगे। यहाँ पे मैं मानूंगा मैं B में पाई और E है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे A B C है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई जाएगा A के साथ, पाई जाएगा B के साथ, पाई जाएगा C के साथ। तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पाई कामा A, पाई कामा B, पाई कामा C, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है B टू A,
यहाँ पे हम गए B to A, यहाँ पे गए थे A to B, A क्रॉस B, यहाँ पे B क्रॉस A, तो यहाँ से पहले उठाने हैं B के एलिमेंट्स, फिर ऐसे ही जाएगा, E जाएगा A के साथ, E जाएगा B के साथ, E जाएगा C के साथ, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, E कमा A, E कमा B और E कमा C, ये हो गया B क्रॉस A, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये आपको आ गया है हाउ टू फाइंड A क्रॉस B, हाउ टू फाइंड कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक चीज़ जनरल में बोली थी कल, मैंने बोला था इन जनरल, A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्या ये A क्रॉस B जितने भी एलिमेंट है इसमें, क्या ये बराबर है इसके? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A कमा पाई है, यहाँ पे पाई कमा A। मैंने बोला था दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब बराबर होते हैं? C कमा D, जब ये A होगा इस C के बराबर और जब B होगा D के बराबर, B होगा। क्या अब ये A कमा पाई बराबर है पाई कमा A से? नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? A कमा पाई, ये तो ये होना चाहिए A बराबर पाई के, वो तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर A कमा E ये इसके बराबर नहीं है, तो हालांकि ये दोनों बराबर नहीं है। इन जनरल में मैंने बोला है, इन जनरल A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। एक जगह पे होते हैं, वो मैं भी प्रॉपर्टीज में बोलूंगा कब होते हैं बराबर, उस समय कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अब ये एक और चीज यहाँ पे, अगर मैं कभी बोलूं आपको बेटा ये यहाँ पे एक सेट है, फॉर एग्जांपल A इसमें B है और यहाँ पे एक दूसरा सेट B A ही है, इसमें भी जब ये इस सेट में A B है तो ये B सेट के सेम है ना, तो मुझे बोलो यहाँ पे अगर आपको निकालना होगा A क्रॉस A कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, तो इसको कभी कभार हम ऐसे भी लिखते हैं A स्क्वायर, हाँ ध्यान रखना इसको, A स्क्वायर मीन्स इन सेट थ्योरी या इन रिलेशनल फंक्शन A स्क्वायर मीन्स A क्रॉस A। तो एक्चुअली ये ऐसा A नहीं है, ध्यान रखना, ये A इंटू A जब आप लिखते हैं, जब आप ऐसे 2 इंटू 2 लिखते हो ना, तो आप लिख सकते हो ना 2 स्क्वायर, इसकी वो मीनिंग नहीं है। जब भी आपको A स्क्वायर मिलेगा, जब आपको A स्क्वायर मिलेगा इन सेट थ्योरी, आपका मतलब है यहाँ पे ये A को क्रॉस किया गया है कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट A के साथ ही, अपने सेट के साथ ही, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी आप, क्योंकि एक एग्जांपल है हमारे NCERT पे, वहां पे उसने बोला है हाउ फाइंड R स्क्वायर इज नथिंग, ये R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये आपको एक्चुअली ये निकालना है, इसका मतलब ये होता है रियल नंबर्स को कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट करना है रियल नंबर्स से। अगर कभी कभार 3 होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? 3 बार कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट निकालना है रियल नंबर्स के साथ। अगर यहाँ पे 3 होगा तो अब मैं यही सिखाऊंगा आपको हाउ टू फाइंड कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। चलो हम जाएंगे इसके, तो ये मैं रिमार्क में भी बोलूंगा अभी, ये अब डरना नहीं, ये चीज़ें मैं फिर से रिमार्क में बोलूंगा, ये मैंने बोला है तो उस समय देखेंगे। अब निकालेंगे हाउ टू फाइंड कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स। मोर देन 2 सेट्स मतलब 3 सेट्स को कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट करना है, 4 सेट्स, तो खाली मैं 3 दिखाऊंगा, 4 आप खुद ब खुद करोगे फिर। अब ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट से आपका रिलेशन एंड फंक्शन मजबूत बन जाएगा, मतलब फाउंडेशन है इसकी, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, इसकी फाउंडेशन है कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर। जितना आपको ये ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से, उतना आप इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे ज़्यादा होल्ड पर कर ग्रिप बन जाएगी आपको इस चीज़ पे। कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, मानो मैं एग्जांपल से सिखाऊंगा आपको, एग्जांपल से सिखाएं, डेफिनेशन सेम ऐसे ही लिखना, लेट A B C are 3 sets, then the chords and product of 3 sets is defined as the set of all ordered pair, नहीं ordered triplets, ये सेम डेफिनेशन है। 2 सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर है, 3 सेट्स में क्या होगा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे तो खुद देख लेना, मैं बोलूंगा खाली यहाँ पे, मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या है ऑर्डर्ड पेयर की, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की डेफिनेशन, या सॉरी कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स की डेफिनेशन ये है, इफ A, B and C are 3 sets, then the chords and product of A, B and C is defined as the set of all ordered triplets, where small a element belong from capital A, small a belong from capital A,
स्मॉल b बिलोंग फ्रॉम कैपिटल B एंड स्मॉल c बिलोंग फ्रॉम कैपिटल C। फिर इस A क्रॉस B क्रॉस C को कैसे लिखते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट A B C, ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया है। वायर A बिलोंग फ्रॉम A, B बिलोंग्स फ्रॉम B, ये B एलिमेंट है इस सेट B का, और C इज द एलिमेंट ऑफ सेट C। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब हम इस पे एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के तौर पे दिखाएंगे हम हाउ टू फाइंड ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक है, आप देख लेना बेटा, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, सॉरी ये है। अब एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है? अगर मैं ट्रिपलेट निकालूं, आप भी यही एग्जांपल लेना, मैं जो एग्जांपल लूंगा। अगर मैं एग्जांपल लूंगा, एक सेट A है, इसमें एलिमेंट 1 2 है, दूसरा एलिमेंट सेट है, इसमें एलिमेंट फॉर एग्जांपल पाई E है, पाई E एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, और तीसरा सेट है, इसमें एलिमेंट C में है A B, खुद आप ले सकते हो। अगर आपको निकालना होगा A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये भी एक सेट बनेगा, बट इस सेट में ट्रिपलेट्स होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो इस सेट को कैसे करोगे आप? पहले आप करना काम देखो, आप अच्छे से लिख सकते हो इसमें, जैसे कि आप लिखोगे 1 पाई A, आप लिखोगे फिर 1 पाई B, फिर आप ये भी लिख सकते हो 1 E A, 1 E B, फिर 2 पाई A, 2 पाई B, 2 E B, बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें कितने, अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C कितने होंगे? जैसे कि ये पॉसिबल है ना, अगर n ऑफ A है P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A है P, n ऑफ B है Q एंड n ऑफ C है R, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा फिर? ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, तो ये बनेगा कितना? P Q R, इनको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, तो इसमें 8 होना चाहिए। तो ये रिमार्क यहाँ पे भी पॉसिबल है, जो मैंने कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में बोली थी। अब अगर आप बोलोगे सर इसको कैसे निकालें, चलो मैं आपको निकाल के दूंगा, आप इस तरीके से बिल्कुल जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। आप पहले A क्रॉस B निकालना, A में क्या क्या है? 1 2, B में क्या है? पाई E, तो वो क्या क्या आएगा? वो आएगा 1 कमा पाई, 1 कमा पाई, दूसरा क्या आएगा? 1 कमा E, 1 कमा E, तीसरा क्या आएगा? 2 कमा पाई और 2 कमा E, 2 कमा E आया ना। अब एक काम करना, अब यहां पे लिखना एक और सेट, ये है A क्रॉस B, अब जो आपने निकाला है, इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा? 1 कमा पाई, 1 कमा E, 2 कमा पाई और 2 कमा E। अब यहाँ पे C लेना, C क्या आएगा? C में कौन कौन एलिमेंट है? A और B। अब काम करना, ये जाएगा A के साथ, ये जाएगा B के साथ, ये जाएगा A के साथ, ये जाएगा B के साथ, दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर B, दिस गोज टू A, दिस गोज टू B। अब ये कैसे लिखेंगे जरा देखो, ट्रिपलेट में क्या है? पहले 1 पाई A, 1 पाई A, फिर ये 1 पाई B के साथ भी गया है, 1 पाई B, फिर 1 E A, 1 E A, ये 1 E A गया फिर B के साथ भी, यहाँ पे 1 E B, फिर उसके बाद 2 पाई A, 2 पाई A, बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, इसको हम बोलते हैं बेटा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, थ्रू एरो डायग्राम बिल्कुल आसान बन जाता है ये। हाँ, फिर उसके बाद 2 पाई A, 2 पाई A, अब ये 2 पाई B के साथ भी गया है, 2 पाई B, ओके। फिर उसके बाद
2EA, 2EA, फिर उसके बाद 2EA आया, इसके बाद क्या है 2EB, 2EB, ये बना सेट आपका। अब देखो इसमें कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इस ऑर्डर ट्रिपलेट के बाद कॉमा लिखना जरूरी है, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में, एवरी सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमास, सॉरी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद द ब्रेसेस। ये एलिमेंट है इसका, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। बट इस कार्ड्स प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे होंगे? इस कार्ड्स प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, कार्ड्स प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट में, कार्ड्स प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, कार्ड्स प्रोडक्ट ऑफ 4 सेट्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड 4 टपल में, 4 टपल जिसको बोलते हो। ऑर्डर कार्ड्स प्रोडक्ट ऑफ 5 सेट्स में कैसे होंगे? ऑर्डर्ड 5 टपल। ओके, ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, आप निकालना B क्रॉस A क्रॉस C या B क्रॉस C क्रॉस A, बहुत सारे निकाल, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। पहले B क्रॉस A करना, जैसे मैंने यहाँ पे पहले A क्रॉस B किया, आप लोग करना पहले B क्रॉस A, ठीक है। फिर इसको, ये जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, क्योंकि क्रॉस करने से पेयर्स में आएंगे, तो फिर उसको करना क्रॉस किसके साथ? C के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे इस A क्रॉस B को किया क्रॉस C के साथ, तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे अब ट्रिपलेट में। ओके, ये आसान सा था। तो इसके बाद थोड़ी सी रिमार्क लिखेंगे हम, जो हमने अभी तक पढ़ा है कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में, फिर कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स में भी एक है, उसको कैसे लिखे आप? ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हो उनको, या रिमार्क्स भी बोल सकते हो। एक रिमार्क मैंने कल आपको पहले से ही बोल के रखा था पहले लेक्चर में, आप आज के लेक्चर में उसको फिर से दोहराएंगे। देखो जी, अब शायद होपफुली ऑफलाइन क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग केसेस अब ज़्यादा कम आने लगे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 2000 के करीब ही केस आ रहे हैं, कोविड केसेस इन जे.एंड के। तो उससे पहले 5000 6000 आ रहे थे। तो शायद अब कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, शायद ये भी अब इस पे सोचेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स अब या यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, शायद फिर से ओपन करेंगे। अब देख लेना जल्दी, जितना जल्दी हो जाएगा वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में जब उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव क्लासेस नहीं होते। बट जैसे ही ऑफलाइन हो जाएंगे, सॉरी ऑनलाइन में इफेक्टिव क्लास नहीं होते, तो ऑफलाइन में जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्लास होते हैं। जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह हम इस सारे सिलेबस को अभी तक जो हमने पढ़े हैं ऑनलाइन, इसको हम 1 शॉट में ही ख़त्म करेंगे, एक ही लेक्चर में उस दिन ऑफलाइन में। इसके बाद पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर ऑब्जर्वेशन है, अगर एक सेट होगा इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, कोई एलिमेंट नहीं है, एंड बी भी जो होगा इसमें भी 5 है, तो हमेशा ए क्रॉस बी में भी हमेशा क्या होगा? तो यहाँ पे लिख लेना, इम्प्लाइज ए क्रॉस बी में भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5। या ऑल्सो एंड बी क्रॉस ए भी होगा 5, ये लिख लेना बेटा। इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, मतलब इस a इज नॉन एम्प्टी, b इज नॉन एम्प्टी, implies a क्रॉस b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5 एंड b क्रॉस a इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। ये आपको समझ आना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी ये है, अगर a क्रॉस b आया 5, तो इसका ये मतलब नहीं है दोनों 5 होने चाहिए। ये तो मैंने बोला है, अगर 5 दोनों होंगे तो ये भी 5 होगा। बट अगर a क्रॉस b 5 होगा तो कम से कम एक ही 5 होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, इन 2 ऑब्जर्वेशन से मैं एक ऑब्जर्वेशन निकालूं, अगर a 5 होगा एंड b 5 नहीं होगा, मतलब एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, बट दूसरा सेट जो है B, इसमें एलिमेंट है A B C, बट A क्रॉस B में हमेशा 5 होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए यहां पे भी कोई एलिमेंट होना चाहिए ना। इसीलिए एक सेट नॉट इक्वल टू 5, दूसरा सेट नॉट इक्वल टू 5 इंप्लाइज
A क्रॉस B इज ऑलवेज इक्वल टू 5 एंड B क्रॉस A इज ऑल्सो इक्वल टू 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। अगर दो सेट्स, क्योंकि कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट के लिए दो सेट्स होने चाहिए, है ना। अगर दो में से एक 5 होगा तो A क्रॉस B 5 होगा। अगर दोनों 5 होगा तो वो ऑब्वियसली वो तो 5 दोनों होंगे। अगर दोनों 5 नहीं होंगे तब जाके ये 5 नहीं होगा। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हो, इफ A क्रॉस B इज 5 when one or both A and B are empty, if A क्रॉस B, इसको और भी लिख सकते हो, is 5 कब, when one or both, कम से कम एक या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों है 5, यहां पे एक ही 5 है तो A क्रॉस B आएगा 5 और एम्प्टी सेट्स। ठीक है, या आप तीसरी ऐसे भी लिख सकते हो। प्लीज इनको पॉज करके ये लिख लो आप बेटा। इसके बाद तीसरी जो मैंने कल लिखाई थी वो फिर से लिखेंगे हम यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके एनसीईआरटी पे हैं। प्रॉपर्टीज के बाद, प्रॉपर्टीज आज ही करेंगे इसी लेक्चर में, वो ऑब्जर्वेशंस के बाद देखेंगे हम वो। तीसरी मैंने ये बोली थी कल, मैंने बोला था इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m लिखा था मैंने, मैं अब यहाँ पे p लिखूंगा। p इज मतलब इस नंबर ऑफ सेट में, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, p, मतलब एक सेट में 2 एलिमेंट्स है a एंड b, तो n ऑफ a इसका 2 आएगा। एंड n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b वो क्यों है, देन ये मैंने कल भी लिखी थी। कल यहाँ पे मैंने m लिखा था, यहाँ पे मैंने n लिखा था, तो फर्क ये नेचुरल नंबर दोनों है, नेचुरल नंबर एनी नंबर। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, ये होगा p इंटू q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a, ये हो विच इज ऑल्सो इक्वल टू q इंटू p, क्योंकि बिकॉज दो इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन करने से, चाहे आप a इंटू बी लिखो या b इंटू a, वो कम्यूटेटिव होते हैं। इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, ये तीसरी थी, ये भी थी। इसके बाद एक और है, ये बोल रहा है अगर इफ ईदर, पहले ये लिखें फिर हम उसको बाद में, इफ ईदर a और b, ये a और b दो सेट्स है, इफ ईदर a और b आर इनफाइनाइट सेट्स, मतलब एक में से अगर एक इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट्स, देन a क्रॉस b हमेशा इनफाइनाइट होगा। देन a क्रॉस b इज ऑल्सो और b क्रॉस a इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 a और b, और b कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू डैश अप टू इंफिनिटी, तो अगर आपको a क्रॉस b निकालना होगा ना, इस सेट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, a, 1 होगा, a, 2 होगा, a, डैश, ये तो इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। फिर b, 1 b, 2 b, 3 डैश डैश करके, फिर b, 1 b, 2, ये भी तो डैश डैश करके इनफाइनाइट सेट बनेगा ना, यही मतलब है इसका। इफ ईदर a और b, या a होगा या b होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट, देन a क्रॉस b और b क्रॉस a, ये भी उस समय इनफाइनाइट होगा। अगर आपको यहां पे निकालोगे b क्रॉस a, क्या निकलेगा, आप निकालोगे 1 a, वो 2 a, 2 3 डैश, फिर ऐसे ही वो 2 b, फिर ऐसे ही, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा ना, यहां पे भी लिख सकता हूं ये इनफाइनाइट सेट है। इसीलिए अगर दो सेट्स में, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट में अगर एक सेट या दोनों सेट इनफाइनाइट होंगे, तब जाके उनका कार्ड्स एंड प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होता है, ये आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, वो भी लिखो आप बेटा, ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है, इसे लिखा इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज इक्वल टू b, दोनों सेट बराबर है, देन a क्रॉस b इज एक्सप्रेस्ड एज कैसे,
ए क्रॉस ए लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि इस ए के बदले क्या है बी, ए बराबर है बी के, तो बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। इस ए क्रॉस बी के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, ए तो अपना ही ए है, और इस बी के बदले क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे बी है ना ए के बराबर ए, तो इसको कभी कभार इसके बाद ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर अब 3 होंगे, इफ ए सी का सब केस है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये सेट्स होते हैं, ये सेट्स है, ए इज सेट, बी इज सेट, सी इज सेट, और ये तीनों सेट इक्वल है, तो इज एक्सप्रेस्ड एज, ये आप लिख लेना बेटा, इज एक्सप्रेस्ड एज ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू ए क्यूब। कभी कभार लिख सकते हो ये बी को भी बराबर है ना, कभी कभार आप ये भी लिख सकते हो बी क्रॉस बी दैट इज बी क्यूब। इस क्यूब का मतलब नहीं है वो वाली मल्टीप्लिकेशन, सेट थ्योरी में क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करके है कॉर्ड्स प्रोडक्ट, यहाँ पे आप बी क्रॉस बी भी लिख सकते हो, वो बी स्क्वायर। जैसे कि आपको नंबर थ्योरी में पता है ना, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 2 into 2 दैट इज 4, है ना। बट सेट थ्योरी में जब सेट का स्क्वायर होगा, सेट का स्क्वायर इसका मतलब होता है ये ए को कॉर्ड्स प्रोडक्ट किया है ए सेट के साथ ही, ये फर्क है, ये फर्क है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, ये इसको एक ही चीज नहीं समझना। अगर नंबर थ्योरी में 4 स्क्वायर 4 क्यूब है, इसका मतलब 4 into 4 है, तो दैट इज 64। बट अगर सेट थ्योरी में किसी सेट को, कोई सेट बी है, इसको क्यूब है, इसका मतलब है, इस क्यूब का मतलब है इस सेट को अपने ही साथ कार्डन ऑफ 3 सेट्स 3 बार कार्डन प्रोडक्ट किया गया है। और आपको हालांकि पता है कार्डन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट या ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये फर्क है वहां पे। ये 2 चीजें आप लिख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मसला है, क्वेश्चन में उसने बोला है इस सेट के बदले और इस सेट ए के बदले उसने सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया है, वो अपने आप के साथ ही इस रियल नंबर्स को कॉर्ड्स प्रोडक्ट, तो इसको आप लिख सकते ना सेट ऑफ रियल नंबर स्क्वायर। अगर ऐसे 3 बार होगा, रियल नंबर्स को कॉर्ड्स प्रोडक्ट 3 बार कर लो, तो इसका क्या मतलब होगा, ऐसे होगा ना बेटा। ये एक एग्जांपल के तौर पे उसने लिखा है एनसीईआरटी पे। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 एग्जांपल 4 है, इफ p इज इक्वल टू 1 2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p, बिल्कुल 33 पेज नंबर 33 एग्जांपल 4, इफ p इज इक्वल टू 1 2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p, तो आपको ये आना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल 5 है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स what do the chords and product of r cross r and r cross r represent us? तो क्या करोगे, r cross r रिप्रेजेंट क्या करेगा, r cross r क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा क्या रिप्रेजेंट, इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि 2 में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, वायर x बिलोंग फ्रॉम r, y इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम r, ये रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। तो अगर r क्रॉस r होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ट्रिपलेट्स x y and z, where x y and z belongs from r, ये रिप्रेजेंट करेगा ये बिल्कुल आसान है, ये आपको समझ आना चाहिए। अब इसके बाद आप देखिएगा इसमें प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स एंड प्रोडक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो लिख के रखो, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ओके, पहले मैं चेक करूं वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, ठीक चल रहा है। अब प्रॉपर्टीज क्या है वो भी देखो। अगर मैं इन जनरल बोलूं 3 के बदले अगर मैं ऐसे होगा, ये भी है, जैसे यूनियन को ऐसे करते हैं ना रिप्रेजेंट, आई फ्रॉम 1 to n, मतलब आई ए आईज, इंटरसेक्शन ऐसे करते हैं सेट 1 to n ए आईज, इसका मतलब होता है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश यूनियन AN। इसका क्या मतलब है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डैश इंटरसेक्शन AN। ऐसे ही जब आपने समेशन पढ़ा था I runs from 1 to n A1 AIs, तो इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस डैश प्लस AN,
तो प्रोडक्ट को आपने कैसे किया था, प्रोडक्ट ऐसे माना जाता है, प्रोडक्ट पाई, ये पाई नहीं है, प्रोडक्ट है बेटा, तो इसका मतलब है I1 क्रॉस I2। एक्चुअली नंबर थ्योरी में प्रोडक्ट होता है, बट सेट थ्योरी में क्या कॉर्डिज्म प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना n। तो आप ये वाली इन जनरल लिखना। अब मैं लिखाऊंगा यहाँ पे क्या होता है, ये आप लिखना इन जनरल, ये आप लिख लेना बेटा, इन जनरल इफ A1 A2 ये सेट्स है, A3 डैश AN B N सेट्स, क्योंकि ये n सेट्स है, देन प्रोडक्ट ऑफ I रन फ्रॉम 1 to n AI, दिस डिनोट्स कॉर्डिज्म प्रोडक्ट ऑफ, ये डिनोट करता है A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डैश क्रॉस AN। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगर आप ऐसे, इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड एंटपल A1 कामा A2 कामा A3। अगर 3 होंगे, 3 तो ये ट्रिपलेट होगा। अब यहाँ पे कितने हैं, n है, तो यहाँ पे AN ये ऑर्डर्ड एंटपल कहलाता है, वायर A1 बिलोंग्स फ्रॉम A, A2 बिलोंग्स फ्रॉम A2, A3 बिलोंग्स फ्रॉम A3 डैश AN बिलोंग्स फ्रॉम AN। बंद। तो दिस इज नोन एज, और इसको क्या बोलेंगे हम, इस वाली चीज को A1 कामा A2, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में है ना, ये पेयर 2 हो गए, पेयर 3 हो गए ट्रिपलेट, 4 हो गए n, तो n होंगे क्या, इज कॉल्ड, ये लिख लेना बेटा, इज कॉल्ड n टपल। इसका क्या मीनिंग है, जैसे अगर पेयर होंगे ऑर्डर्ड पेयर तो वो पॉइंट करता है प्लेन में कंस्ट्र, मतलब पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ना। अगर 3 होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, वो स्पेस में कोई पॉइंट है। अब अगर 4 होंगे वो 4 डायमेंशनल फिगर में पॉइंट करता है रिप्रेजेंट। अगर 5 होंगे वो 5 डायमेंशनल फिगर में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। अगर n होंगे, इसको आप बोलते हैं इक्लिडियन स्पेस। इक्लिडियन स्पेस में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं n टपल से। हालांकि मैथमेटिक्स बहुत सारी चीज़ को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, बट इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि 5 डायमेंशनल अभी देखा ही नहीं किसी ने, 4 डायमेंशनल फिगर नहीं देखी है, बट स्पेस में कुछ फिगर्स हैं स्पेस में, क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। स्पेस में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनकी 5 डायमेंशनल फिगर हो सकती है, 6 डायमेंशनल फिगर हो सकती है। इवन 6 डायमेंशनल ही नहीं, इवन n डायमेंशनल फिगर भी हो सकती है। जैसे कि आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर ट्रायंगल है, सर्कल है, 3 डायमेंशनल फिगर है एक स्फीयर, फुटबॉल इज 3 डायमेंशनल है ना। 4 डायमेंशनल आपने नहीं देखा है, बट स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं ये चीज़ें। तो मैथमेटिक्स ज़्यादा इमेजिनेशन में बहुत सारा काम करता है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं जो अभी आपने नहीं देखे हैं, मैंने भी नहीं देखे एवं बट उसके बारे में हम बात कर सकते। जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये एक नंबर ऐसा होता है जिसपे आप एक नंबर ऐसा डालते हो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, बट इमेजिन कर सकते हैं। उसमें जो फंडामेंटल रूल्स है वो बहुत सारे अच्छे हैं। अगर आप देखोगे, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा PhD इसी थ्योरी में करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो उस चीज़ पे ज़्यादा PhD करते हैं हम लोग, जो हमने असल में देखे नहीं होते हैं। चलो वो आगे की बात है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया बेटा, ये आप इन जनरल लिख लेना। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएंगे हम प्रॉपर्टीज़। आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज लगभग 50 मिनट्स में ही हम एक लेक्चर बनाएंगे एक्सरसाइज पे। वो आसान है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, इस पे कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, कोई टफ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्डिज्म प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्डिज्म प्रोडक्ट। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है,
इसमें लिख के रखूंगा, कभी 3 सेट्स भी मैं लूंगा। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, 3 सेट्स, ज़्यादातर 2 ही सेट्स पे है, बट लूंगा मैं 3, क्योंकि 1-2 प्रॉपर्टीज पे है जिसमें 3 सेट्स इस्तेमाल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, पहली मैं मानूंगा, ए क्रॉस बी कब होगा बराबर बी क्रॉस ए। मैंने इन जनरल में बोला था ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, या कभी कभार इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एंड विच इम्प्लाइज। तो कब होगा, जब ए बराबर होगा बी के, उस समय ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखें, ये 3 सेट्स पे है ये वाली, ये है ए क्रॉस, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये बराबर होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर अंडर क्रॉस प्रोडक्ट ओवर यूनियन, ये होती है बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, वो इंटरसेक्शन पे है। तीसरी प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन, ये होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये लिख लेना बेटा। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, अगर ऐसी होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी, ए क्रॉस बी माइनस सी, 2 सेट्स के डिफरेंस, वो किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर, यहां पे बहुत ही अच्छा है, ये होती है बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर कार्टेशियन प्रोडक्ट और डिफरेंस। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए सबसेट होगा बी के, अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ, ये लिख लेना बेटा, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, इसका सबसेट होता है। ओके, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। यहां पे यूनियन के बदले है इंटरसेक्शन, ये मुझे देखने पड़ते हैं ये प्रॉपर्टीज बेटा। एक और प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगेन ही, देन दूसरी कंडीशन भी हो सकती है इसके बगैर। दूसरी कंडीशन है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तब अगर तीसरा सेट एग्जिस्ट, तीसरे सेट को इस ए क्रॉस के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, ये भी सबसेट होगा किसके, बी सबसेट क्रॉस सी के। अगर इस मतलब अगर इस सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे इस से के साथ, इस सेट को भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे सी के साथ, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है जब ये होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। सेवंथ प्रॉपर्टीज, seventh property is if A is subset of B and C is subset of D, ये बहुत ही अच्छी है, important one। If A is subset of B and C is subset of D, एक सेट है सबसेट B के और C सेट्स है D के, तो इसका मतलब then A cross C is subset of B cross D, then ये बहुत ही अच्छी है, then A cross C is subset of B cross D। मतलब फिर अगर आप इस सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे इस सेट के साथ, वो सबसेट हो गए किसका, अगर आप इस सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे इसके साथ। बहुत अच्छी है। इसके बाद है एक और अच्छी प्रॉपर्टी, ये मैं इरेज करूं बेटा, पहली 4 में इरेज करो। इसके बाद है इफ A क्रॉस B,
यूनियन इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू किसके बराबर? ये होता है बराबर A क्रॉस, ये बराबर होती है A इंटरसेक्शन C, ये बहुत ही अच्छी है, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। देखो ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, ये चेंज होता है A इंटरसेक्शन C फिर क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ये बहुत अच्छी है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना आप अच्छे से। इसके बाद कंप्लीमेंट पे आएंगे, 8th 9th 8th, अब 9th वाली कंप्लीमेंट पे है यार। इफ A क्रॉस अगर करेंगे किसके साथ? B कंप्लीमेंट यूनियन C कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। अगर A को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसके साथ? B कंप्लीमेंट यूनियन C कंप्लीमेंट, फिर इसका होल कंप्लीमेंट है, तो ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होता है A क्रॉस B, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई कर सकते हो एग्जांपल लेके। इसके बाद एक और है 10, इफ A इज कॉर्डिनेट प्रोडक्ट विद B इन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, ये किस में जाएगा? ये बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, बट यहां पे इंटरसेक्शन के बदले यूनियन बनेगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। जो इसके बाद है अब लास्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एंट्रेंस पे क्वेश्चन आता है, इस पे आया था एक बार एंट्रेंस पे क्वेश्चन। इस समय मैं खाली ये प्रॉपर्टी बोलूंगा, जैसे ही हम कल नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इस प्रॉपर्टी पे जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है 11th प्रॉपर्टी है, इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे जो JEE में आया था। अब लास्ट वाली देखो, या एग्जाम्पल एक यहां पे ही कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। JEE मेंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली। क्या बोल रहे हैं ये वाली? ये बोल रहे हैं इफ A and B have n common elements, have n common elements, मतलब A एक सेट है, B भी एक सेट है, इस A और B में n एलिमेंट्स है कॉमन, ठीक है? मतलब अगर मैं A और B को इंटरसेक्शन करूं वहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है? then A cross B and B cross A have n square common elements, will have यहां पे कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं? n, यहां पे n स्क्वायर बनेंगे, n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल एक करेंगे इस पे, एग्जाम्पल एक करेंगे इस पे, एग्जाम्पल देखेंगे इस पे, ठीक है? और ये नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, A और B क्या होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स। क्यों? तभी तो A क्रॉस B और B क्रॉस एक डिफाइन होगा ना। अगर इनमें से एक सेट एम्प्टी होगा तो ना तो ये डिफाइन है ना तो ये डिफाइन है, फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूं इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये लिख लेना बेटा, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फिर लिखना इफ, ये ऐसे लिखना आप A एंड B, इफ A एंड B, फिर ब्रैकेट लिखना नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स ब्रैकेट में, फिर लिखना इफ A एंड B, ब्रैकेट में लिखना नॉन एम्प्टी सेट्स हैव n कॉमन एलिमेंट्स, देन ये आपको समझ आना चाहिए मैं क्यों लिख रहा हूं ये नॉन एम्प्टी सेट्स। क्योंकि अगर इसमें से कोई एक सेट एम्प्टी होगा ना, या तो फिर उस समय A क्रॉस B और B क्रॉस A डिफाइन ही नहीं है, वो 5 होंगे उस समय।
जब डिफाइन नहीं तो वहां पे एलिमेंट कैसे कॉमन होंगे। एक क्वेश्चन में लूंगा, एक क्वेश्चन लेंगे हम इस पे। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या है, अगर मैं एक सेट लूंगा ए, इसमें लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल 2 3 4, और दूसरा सेट में ले रहा हूं बी, इसमें एलिमेंट है 3 and 4। अगर मैं बोलूं आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में और इस सेट में, कितने कॉमन एलिमेंट्स है, आप बोलोगे 3 और 4 है। मैं बोलूंगा, मुझे ये नहीं बोलना है कौन कौन है, मुझे बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन बी वो 2 है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालूं, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने नंबर एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, 2 स्क्वायर होने चाहिए, दैट मींस 4 एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। जरा आप देखो इस सेट में और इस सेट में कितने एलिमेंट्स जो कॉमन है, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 3 4 है, तो 2 नंबर एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है इसमें और इसमें, है ना। अब अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लो 5, ठीक है, 5 भी ले सकते हो ना, 3 एलिमेंट्स। तो मुझे बोलो अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ऑर्डर पेयर आएगा, जरा बोलो 2 3 2 4 2 5, फिर आएगा 3 3 3 4 3 5, फिर आएगा 4 3 4 4 4 5। ये हो गए किसमें, इस सेट ए क्रॉस बी में। अगर मैं आपको बोलूं निकालो बेटा ये निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, तो आप बोलोगे 3 2 3 3 3 4, फिर 4 2 4 3 4 4, है ना। आप बोलोगे सर आप जल्दी जल्दी निकालते हो, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। आप कैसे निकालना, वही वेन डायग्राम नहीं तो एरो डायग्राम से, इस सेट के ऐसे ना, ऐसे लोगे ना 1 2 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए सेट में क्या क्या है 2 3 4, यहाँ पे क्या है 3 4 5। आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी, ए से लेकर बी क्रॉस निकालना है। ये ए क्रॉस बी कैसे निकालाएगा, 2 जाएगा 3 के साथ, 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 5 के साथ, 2 3 2 4 2 5, फिर 3 जाएगा 3 के साथ, 3 जाएगा 4 के साथ, 3 जाएगा 5 के साथ, 3 3 3 4 3 5, फिर 4 जाएगा 3 के साथ, 4 गया 3 के साथ, 4 जाएगा 4 के साथ, 4 गया 4 के साथ, एंड 4 जाएगा 5 के साथ। अब यहाँ पे एक और निकालना है, बी क्रॉस ए, यहाँ पे बी क्या है 3 4 5, ए क्या है 2 3 4। हालांकि ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन है, कॉमन 3 and 4, यहाँ पे भी 3 and 4 है, यहाँ पे भी 3 and 4 है, तो 2 एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। अब अगर आपको निकालना हो बी क्रॉस ए, तो 3 गया 2 के साथ, 3 गया 3 के साथ, 3 गया 4 के साथ, 3 with 2 3 with 3 3 with 4, 4 2 4 3 4 4, 4 2 4 3 4 4। अब 5 2 5 3 5 4, 5 2 5 3 5 4। अब मुझे बोलना है इस सेट ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। मैंने बोला वो 4 होना चाहिए, जरा बोलो देखो क्या क्या आएगा कॉमन। यहां पे 3 क्रॉस 3 है, यहां पे भी 3 क्रॉस 3 है, तो एक एलिमेंट, एक तो 3 क्रॉस 3 आएगा कॉमन, फिर 3 क्रॉस 4 3 4 ये एलिमेंट भी कॉमन, फिर अब कोई और है, और कोई है, हाँ 4 3 तो ये भी है, 4 3 भी कॉमन है इनमें, मतलब कॉमन जो यहां पे भी है यहां पे भी है। और कोई है 4 4 है ना बेटा। तो देखो ना, जब ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन थे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने आएंगे, इसी 2 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे n स्क्वायर था ना, तो कितने होंगे n2 स्क्वायर इज 4, तो 4 एलिमेंट्स में कॉमन होंगे। कौन कौन, ये होगा इसके साथ पहला एलिमेंट, ये होगा इसके साथ दूसरा एलिमेंट, और ये 4 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में 4 एलिमेंट कॉमन है। ये भी था बिल्कुल इजी। इस पे JW का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट यही आता है, बस यहाँ पे खाली n का अगर 3 होगा, यहाँ पे कितने होंगे फिर 9,
अगर n होंगे, a और b में कितने एलिमेंट्स 10 होंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितने होंगे 100। a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने होंगे कॉमन 100। तो यही क्वेश्चन आता है JEE में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कर लेना बेटा, बेझिझक व्हाट्सएप कर लेना, या कुछ भी जो भी आपके अच्छा तरीका लगे। अब हम इस पे जो एक्सरसाइज करेंगे 2.1 बहुत ही आसान है, उसको हम एक शॉट में ही कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर में। उसमें खाली हमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखो। अल्लाह हाफिज़।